प्रिय विद्यार्थी, ये पाठ के विषय इतिहास में आपके नेक्स्ट टॉपिक है मुगल भूराजस्व व्यवस्था। मुगल भूराजस्व व्यवस्था बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अकबर की, क्योंकि बाबर हुमायूं को समय नहीं मिला। अकबर ने जो भूराजस्व व्यवस्था स्थापित की थी वही परवर्ती शासकों ने अपनाई थी। अकबर से पहले कहा जाता है कि शेरशाह द्वारा स्थापित भूराजस्व व्यवस्था प्रचलन में थी, लेकिन बाद में अकबर ने उसमें कुछ कमियां देखी, जैसे कि समय पर कर एकत्रित न होना, कम एकत्रित होना, भ्रष्टाचार होना राजस्व व्यवस्था में। अतः उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ परिवर्तन किया, या यूं कह सकते हैं शेरशाह द्वारा प्रचलित भूराजस्व व्यवस्था में मामूली परिवर्तन के साथ अकबर ने उसे आत्मसात कर लिया। तो अकबर ने सबसे पहले क्या किया? अकबर ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई, यानी यूं कह सकते हैं भूमि का आकलन करवाया। इस भूमि से कितनी आय हो सकती है प्रत्येक भूमि का, ताकि उसके आधार पर करों का निर्धारण किया जाए। फिर इसके पश्चात कहा जाता है कि जब दो बंदोबस्त लागू किए भूमि में, दो बंदोबस्त लागू किए, जिसमें से पहला जाप्ती प्रणाली। जाप्ती प्रणाली से तात्पर्य है कि फसल को देखकर फसल से कर का निर्धारण, यानी फसल द्वारा ही कर का निर्धारण किया जाता था। मान लो कोई फसल कीमती है तो उसका कर ज्यादा होता था, कोई कम कीमती है तो उसका कर कम रखा जाता था, यानी फसल के आधार पर ही कर का निर्धारण होता है, करों में परिवर्तन होता है। दूसरा था दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त से तात्पर्य है 10 वर्षों का बंदोबस्त। यह कहा जाता है कि तोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी। तोडरमल ने ही अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था में कई नए प्रयोग किए, जिसका उदाहरण है कि कई प्रकार की जो कम कर आय खेती से प्राप्त हो रहे थे, अब अधिक कर अकबर को प्राप्त होने लगे। कौन था? तोडरमल। इसका ही योगदान माना जाता है। तो कहा जाता है कि अकबर ने जब गुजरात विजय प्राप्त की थी, तो गुजरात विजय के पश्चात कहा जाता है कि 1580 ईस्वी में तोडरमल को गुजरात में ही भूराजस्व व्यवस्था का कार्य सौंप दिया। तो कहा जाता है कि इसने वहां पर ही भूराजस्व व्यवस्था में कई नए प्रयोग किए और एक नई पद्धति लागू की, जिसे कहा जाता है दहसाला बंदोबस्त। यानी 10 वर्षों का औसत निकाला जाता, कोई सी भी भूमि है तो उस भूमि का पिछले 10 वर्षों का औसत निकाला जाता है कि वहां पर वास्तविक रूप से कितना उत्पादन हो रहा है। फिर 10 साल बंदोबस्त के आधार पर ही कर का निर्धारण हो जाता है। तो क्या होता था? यह 10 वर्षों का बंदोबस्त था। रिपीट कर रहा हूं, 10 साल बंदोबस्त मोस्ट है। 10 साल बंदोबस्त तोडरमल द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में किया गया नया प्रयोग है। इसके तहत 10 वर्षों का बंदोबस्त होता था, यानी भूमि का पिछले 10 वर्षों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता था कि वहां से कितना उत्पादन हो रहा है, और उसी के आधार पर फिर कर का निर्धारण किया जाता था। अब लगान वसूलने की विधि नेक्स्ट है। लगान वसूलने की और इस दहसाला बंदोबस्त के तहत तोडरमल ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था, 12 प्रांतों में। और आपको जानकारी होगी शायद अकबर के समय 15 प्रांत थे, लेकिन प्रारंभ में 12 थे और तोडरमल ने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में बांटकर ही भूराजस्व व्यवस्था तैयार की थी। अब नेक्स्ट है लगान वसूलने की विधि। लगान वसूलने की विधियां 3 प्रकार की थी। एक तो था कानून,
यानी अनुमान से, यानी फसल खेत में खड़ी है और अनुमान से ही भाई इसमें इतना उत्पादन हो सकता है, कर का निर्धारण कर दिया जाता है। तो कानपूर क्या है, खड़ी फसल में अनुमान के आधार पर ही कर का निर्धारण करना। सेकंड है जब्ती, जब फसल कट जाती थी, फसल कटने के पश्चात कर का निर्धारण करना। और तीसरा था नकदी, यानी नकद रूप में धन लेना भू राजस्व के रूप में। तो तीन प्रकार की विधियां थी लगा वसूलने की, कानपूर, अनुमान के आधार पर खड़ी फसल में जब्ती, फसल कटने के पश्चात राज्य का कर हिस्सा या कर निर्धारण करना, नकदी, भू राजस्व नगद के रूप में लेना। अकबर के समय बताया जाता है कि अकबर के समय जो कर था वो 1/2 या 1/3 था, यानी 50% या 50% या फिर 33%, ये कर था अकबर के शासनकाल में हुआ, 50 या 33%। और कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 66% तक कर लिया जाता था भू राजस्व के रूप में। नेक्स्ट है भूमि के प्रकार। भूमि 4 प्रकार की होती थी। पहला पोलज, दूसरा पड़त, तीसरा चांचर और चौथा था बंद। ये 4 प्रकार की भूमि का बंटवारा किया गया था मुगलों के शासनकाल के दौरान। पोलज क्या थी, प्रतिवर्ष कृषि जिस पर होती थी, यानी प्रतिवर्ष कृषि कार्य होता था, उत्पादन होता था। पड़त 1 या 2 वर्ष के पश्चात। चांचर 3 या 4 वर्ष के पश्चात। बंजर ये हो गई अनुपयोगी भूमि। तो 4 प्रकार की थी। पोलज भूमि उस भूमि को कहा जाता है जिसमें प्रतिवर्ष फसल का उत्पादन किया जाता था। पड़त 1 या 2 साल पश्चात, यानी 1 साल उत्पादन हो गया, अगले साल नहीं होगा, उसे कहा जाता है पड़त भूमि। चांचर भूमि से तात्पर्य है कि 3 या 4 वर्षों में सिर्फ एक ही फसल प्राप्त होना, वो हो गई चांचर भूमि। और बंजर ये हो गई अनुपयोगी भूमि। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट टॉपिक है किसानों के प्रकार। तीन प्रकार के होते थे, खुद काश्त, पाही काश्त, खुद काश्त, पाही काश्त और तीसरा है मुजाहिदा। खुद काश्त से तात्पर्य है कि अपने ही गांव में कृषि कार्य करना है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपनी भूमि पर कृषि कार्य करना, ये हो गया खुद काश्त। पाही काश्त से तात्पर्य है किसी दूसरे गांव में जाना या किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करना। और मुजाहिदा होता है ठेका पद्धति द्वारा कृषि कार्य करना। खुद काश्त खुद ही करना, खुद की खेती पर कृषि कार्य, पाही काश्त दूसरे गांव जाकर दूसरों के खेतों पर कार्य करना पाही काश्त कहलाता है। और
जिला ज्ञान, ठेका पद्धति, ठेके पर किसी कृषि भूमि को ले लेना। ये इस प्रकार 3 प्रकार के किसानों। तो आज के सेशन में अपन ने मुगलों द्वारा स्थापित या मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई भू राजस्व व्यवस्था के रूप में विस्तार से अध्ययन किया। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान शेषा सूरी द्वारा प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए नई भू राजस्व व्यवस्था को जन्म दिया। इसमें शेषा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके भी अंश मिले हुए थे और किस प्रकार भूमि के प्रकार थे, किसानों के प्रकार थे, लगान वसूलने के तरीके थे, इसके अलावा क्या दक्षाला बंदोबस्त क्या है, जाति प्रणाली क्या है आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसी के साथ यह लेसन आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।